नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग हिस्ट्री, और हिस्ट्री की अपनी ये क्लास जो रहने वाली है वो आगामी आरओ, यूपीपीएससी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए होने वाली है। इतिहास विषय की अगर हम लोग बात करें तो यूपीपीएससी के एग्जाम में सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। हिस्ट्री की भूमिका इसके पहले ज्योग्राफी से भी 3-4-5 क्वेश्चन ज्यादा हुआ करती थी। हालांकि इस बार हिस्ट्री की भूमिका थोड़ी सी ज्योग्राफी से कम हो गई है, यानी हिस्ट्री 30 डाउन आ गया है, ज्योग्राफी आपकी अराउंड 30 पहुंच गई। इस बार यूपीपीएससी के एग्जाम में अराउंड 26-7 क्वेश्चन आपके इतिहास विषय से थे। इसके पहले लगभग 30 क्वेश्चन, यानी एक दो या तो ज्यादा या हम 28-29 क्वेश्चन आपके इतिहास विषय से आते रहे। अब हम समझेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इतिहास विषय को खत्म करने के लिए। तो पहली बात तो हमको समझेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लोग लेके ही क्या होनी चाहिए। तो एज अ सब्जेक्ट हम कहेंगे आपको 2 सब्जेक्ट बढ़िया से कंप्लीट करना होगा, वो है जियोग्राफी और दूसरी सब्जेक्ट जो है वो है आपकी हिस्ट्री। इन 2 विषयों पे आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। इन 2 विषयों पे आपको कॉन्सेप्चुअली भी अच्छी पकड़ बनानी है और फैक्चुअली भी अच्छी पकड़ बनानी है। ठीक है, ध्यान देना इसमें, क्योंकि 40 और 60 का रेशियो चल रहा है कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली क्वेश्चंस के आने पे। तो हमको थोड़ा जो चेंजिंग क्वेश्चंस देख लो ना बहुत ज्यादा, वो आपको यहीं से हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। बाकी इस बार की परीक्षा में भी पॉलिटी का काम हो, इकोनॉमिक्स का काम हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी का काम हो, जनरल साइंस का काम हो, सारा काम आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन से चल गया था। सारा काम आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन से चल गया था, इस बात का विश्वास रखो। हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी चला था, ऐसा नहीं कि नहीं चला था, लेकिन यहां पे फिर भी प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज्यादा थी कॉन्सेप्चुअली, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, बाकी करेंट अफेयर ने ज्यादा उलझाया वो एक अलग की बात है, हम लोग उस चीज को भी समझेंगे। तो मेरा क्या काम है कि सबसे पहले मैं क्या करूं कि इतिहास विषय को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दूं। इतिहास विषय को परीक्षा के अनुसार विश्वास हो, केवल 30 दिन का टाइम दो। 30 दिन के बाद से आपको एक नोट्स बना लोगे तो बढ़िया बात है, नहीं बनाओगे तो मैं जो बना रहा हूं उसको शेयर कर दूंगा आप लोग को। लेकिन मैं कहूंगा आप लोग बना लेना। आपको कभी भी अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए, हिस्ट्री के बाद से लोग ज्योग्राफी के व्यायाम करेंगे, तो आपको कभी भी इन विषयों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बात का आप विश्वास रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हमारा टारगेट क्या होगा कि देखो यूपीपीएससी में जो पेपर आते हैं हिस्ट्री, जो एंशिएंट हिस्ट्री और जो मिडिवल हिस्ट्री है, इससे लगभग 50% क्वेश्चन अकेले यहां से आते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहा है तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके मिला के आते हैं एंशिएंट मिडिवल से, और मॉडर्न हिस्ट्री से आपका अकेले 15 क्वेश्चन आता है। तो हमने डिसाइड इसलिए किया है कि क्यों ना हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री उठाएं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना आसान है, और चूंकि पेपर भी जस्ट कंप्लीट हुआ है और वापस थोड़ी पढ़ाई के लिए मूड बनाने में इससे अच्छा विकल्प नहीं होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में एक आपका फेज आता है नेशनल मूवमेंट का। नेशनल मूवमेंट के लिए मतलब स्पेशली टॉपिक आप देखोगे जो प्री का सिलेबस है उसमें लिखा है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसी के लिए नेशनल मूवमेंट से अकेले 10 क्वेश्चन पूछता है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री का जो बचा हुआ पोर्शन है उससे 5 क्वेश्चन पूछता है। अब बात आती है कि सर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कहां होता है, सब बात करेंगे आज ही की क्लास में बात करेंगे। आज पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का आपको इंट्रो, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की समझ आज आपकी पूरी विकसित हो जाएगी, निश्चिंत रहना। कल से हमारी क्लासेस एकदम स्टार्ट होगी बेसिक से, वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, यानी यूरोपीय कंपनी का भारत में जो प्रवेश हो रहा है वहां से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। 30 क्लास लगभग लूंगा, अराउंड 1 घंटे की क्लास रहेगी, कभी 5 मिनट ज्यादा तो कभी 5 मिनट कम, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इतना ही समय आपको देना है। इसमें जैसे जैसे आपको प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा हम लोग बाकी चीजों को भी पैरेलली स्टार्ट करते चलेंगे। इस बार यूपीपीसीएस और आरओ को लेके प्रीलिम्स के किसी क्रैश कोर्स पे अभी हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि 24 का परीक्षा बीता है, जस्ट अभी आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हो, फिर से आपको क्रैश कोर्स की जाल में मैं उलझाने से मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं आपको बचा दूं। बहुत ईमानदारी से मेरे भाई मैं बताऊंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पे आप पकड़ बनाओ, इसके साथ साथ आप पीवाईक्यू पे पकड़ बनाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में का मतलब केवल यूपीपीएससीएस के प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन नहीं, यूपीपीएससी के अलावा जो यूपीपीएससी अन्य एग्जाम कराती है, आरओ जेएसए का एग्जाम कराती थी, पहले लोअर का एग्जाम कराती थी, पहले यूपीपीएससी मेंस का ऑब्जेक्टिव एग्जाम कराती थी, इन सभी परीक्षाओं को। तो आप एक मार्केट में 15,000 एमसीक्यू की बुकलेट आई थी, ठीक है, उसको उठाओ और करो, विश्वास रखो वहां से क्वेश्चन आए थे। आपके पास घटना चक्र का पूर्वावलोकन हो, उससे केवल हिस्ट्री केवल यूपीपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हुए आगे बढ़ो। 1-1.5 महीने टाइम आप इस तरीके से दो ताकि ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए। बाद में उसके बाद से मैं बताऊंगा कि कैसे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कूट बेस्ड क्वेश्चन थे, कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन थे, उनको टारगेट करने का क्या अप्रोच होना चाहिए।
ठीक है, इन चीजों को ध्यान दो, ढिलवाई नहीं करनी है, हमको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। इन चीजों पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर भी मैं आपको यहीं से बता दूं, करंट अफेयर की मंथली मैं आपको मैगजीन करा दूंगा, विश्वास रखो। जैसे इस बार जो मंथली मैगजीन किए थे, जो क्लासेस मैंने 7 से 8 क्लासेस मंथली मैगजीन के लिए थी, वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे फंसे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो आप सबने नवंबर तक के करंट अफेयर पढ़ेंगे, नवंबर तक के करंट अफेयर का रिवीजन करो, जिन सोर्स से आपने पढ़ा उन्हीं सोर्स से रिवीजन करो, प्लस एक सोर्स उसमें स्टार्ट कर लो, मार्केट से घटना सार आई होगी, घटना सार भी ले लो, दोनों में 80% समानता होगी, 20% अंतर होगा, तो दोनों में बैलेंस हो जाएगा। विश्वास रखो, आप 2 मैगजीन लेके चलो, घटना चक्र, आय दृष्टि और घटना सार। लास्ट में आपके पास रिवीजन करने के लिए बहुत आसान रहेगा, समझ अच्छी रहेगी। अभी से पढ़ोगे तो 5-6 बार करंट अफेयर कंप्लीट कर लोगे। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग आज जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास स्टार्ट करने के पीछे का रीजन भी आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 15 क्वेश्चन यानी 50% क्वेश्चन अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, समझ में आसान है, तो इसलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से अपनी चीजें स्टार्ट करेंगे। ओके, ये बातें हो गई। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। प्रयास करना क्लास कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली, विश्वास रखो बहुत बढ़िया तरीके से आगे ले चलूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा केवल पीआईक्यू सॉल्व करो, बाकी कुछ नहीं पढ़ा रहेगा इस क्लास के बाद से, इस बात का विश्वास दिलाता हूं आप सबको। ओके, अब हमारी पहली टॉपिक स्टार्ट होती है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। यहां से आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है, और जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आती है 1947, वहां पे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाता है। ओके, अब बात आती है कि सर अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं इनके प्रवेश की कहानी कब शुरू होती है और इनकी प्रवेश की कहानी क्यों शुरू होती है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि प्रवेश की कहानी के शुरू होने के पीछे का रीजन क्या है। तो देखो भाई, भारत में प्रवेश करने के रीजन क्या है कि भारत आर्थिक रूप से एक संपन्न क्षेत्र था। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, तो भारत क्या था, आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र। भाई आपका जो ये साउथ इंडिया का ये जो पश्चिम उत्तर, खासतौर पर ये जो आपका बेल्ट है, ठीक है, ये बेल्ट आपका मसालों के व्यापार के लिए बड़ा फेमस था। आज भी हमको पता कि केरला मसालों की खेती में, कर्नाटका, ये अग्रणी राज्यों में से एक। ठीक है, अब क्या है कि भारत चूंकि आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न था, तो भारत से व्यापार के लिए यूरोपीय और अरब दोनों बहुत तगड़े व्यापारी थे। भारत से यूरोपीय और अरबियंस ट्रेडर्स जो थे, ये दोनों भारत से व्यापार करते थे। लेकिन 1492 में एक घटना होती है, 1452 में, 1452 में एक घटना होती है। अब समझो, जैसे अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, एक सेकेंड, इस मैप को लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग कहेंगे कि भारत में क्या है कि भारत में जो व्यापारी हैं, भारत में जिनको व्यापार करना है, उनके पास आने का एक रास्ता क्या था कि भाई एक तो वो रेड सी से होते हुए भारत आ सकते थे कि भाई हम भारत आके क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। दूसरा उनके पास क्या रास्ता था कि भाई, दूसरा उनके पास आपका एक ये रास्ता बचता था कि इससे आके हम लोग क्या करेंगे, भारत में व्यापार करेंगे। लेकिन ये जो आपका बेल्ट था, कहना कि ये इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म का फॉलोअर था। समझना बात को, ये आपका जो बेल्ट है हम लोग कह सकते हैं ये कहते हैं मुस्लिम धर्म का फॉलोअर था। ठीक है, ये आपका मुस्लिम धर्म का फॉलोअर था। और यूरोप आपका क्या हो गया, तो यूरोप आपके ईसाई धर्म का फॉलोअर हो गया। इधर वाला क्या हो गया, ये आपके ईसाई धर्म का फॉलोअर हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको देखोगे कि अरब पेनिनसुला पे ईसाई जो मुस्लिम धर्म है, जब इसका प्रसार होता है, थोड़ा रिजिडिटी आती है, तो यहां पे आपको टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। खासतौर पर कुस्तुनतुनिया पे आपको टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और ये टकराव 1415 के अराउंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1452 में, 1452 में कहा जाता है कि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। बेसिकली ये एक धार्मिक लड़ाई थी, ईसाई वर्सेस मुस्लिम हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस लड़ाई में क्या होता है कि इनका विजय हो जाता है। जब इनका विजय हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, इस हिस्से पे कर देंगे कब्जा। कहेंगे भैया अब तुमको इस हिस्से से जाना नहीं है, जाओगे तो पैर तोड़ देंगे। ठीक है, यानी ईसाई धर्म के फॉलोअर्स का क्या हुआ कि भैया अब इस हिस्से से भारत आना, मतलब इस हिस्से से जाना ही बंद हो गया। लेकिन जो इनको चाहिए, जो कपड़े चाहिए, जो इनकी जरूरत की चीजें, लगभग वो हर जरूरत की चीज कौन पूरा करता था, भारत या साउथ ईस्ट एशिया पूरा करता था। तो यानी इनकी मजबूरी को, उनको हिंद महासागर में आना तो है, लेकिन रास्ते बंद हो गए। रेड सी का जो पूरा रास्ता, ये दोनों रास्ता, इसको बंद कर दिया गया है। अब जब रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो होगा क्या, मजबूरी खड़ी हुई, तो हम नवीन रास्तों का खोज स्टार्ट करेंगे। और यही कारण है कि नवीन रास्तों का खोज स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहीं से क्या होगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट होता है। तो हमको पता है कि भाई कि भारत में पहली जो कंपनी आती है वो पुर्तगीज आती है। वास्को डी गामा क्या करता है कि भारत के मार्ग का खोज करता है। तो इसकी डिटेल की कहानी हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी जब हम लोग कल पढ़ेंगे
तो उसमें बहुत डिटेल पढ़ देंगे कि भाई कि पुर्तगीज आते हैं, पुर्तगीज के बाद से डच आते हैं, डच के बाद से इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के बाद से डेनिश आएंगे, डेनिश के बाद से फ्रांस आएंगे। लेकिन इसमें 3 कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं जो बहुत पावरफुल थी। उनका नाम था पुर्तगीज, सबसे पहले आएंगे और इनकी स्ट्रेटजी होती कि हम हिंद महासागर पे ही कंट्रोल कर लें। आपको पता होगा जो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आते हैं, शांत जल की नीति, वो पुर्तगीज लेके आते हैं। इसके बाद से अगले जो ताकतवर आते हैं वो इंग्लिश आते हैं और इनको चैलेंज करते हैं फ्रेंच। हालांकि ले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्टेबल हो जाएगी, तो वो सारी हम लोग समय के साथ आगे की कहानी पढ़ते जाएंगे कि वो कैसे कैसे स्टेब्लिशमेंट हुई। तो यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन के पीछे का रीजन लोग समझ लें। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का रीजन क्या था कि भाई भारत से व्यापार करना, इनिशियल इनका टारगेट तो यही था। तो अगर मैं बोलूं कि वाई क्यों भारत आए, तो इनका एक काम था ट्रेड रीजन था। दूसरा ध्यान देना कि भाई ऊपर क्या है भारत की, थोड़ा सा हम लोग पश्चिमोत्तर में जाए तो इस्लाम है, यूरोप में जाए तो कौन है, ईसाई धर्म के लोग हैं। भारत कैसा है तो हिंदू धर्म का फॉलोवर था या सनातन धर्म का फॉलोवर था। तो दूसरा एक रीजन रिलीजन भी था कि भाई हम भारत में जाएं और क्या करें, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ठीक है ये स्कोप थे, भारत में लोग बटे हुए थे तो यहां पे स्कोप था। लेकिन पहले उनका क्या था कि हम ट्रेड के जरिए क्या करते हैं कि भारत में आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि घर में प्रवेश करता, तो ट्रेड एक व्यापारी बन के घर में प्रवेश करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो हम फिर व्यापारी बनेंगे, किसका, धर्म का व्यापारी बनेंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमारे संत है, मतलब ईसाई संत है, उनका हम लोग प्रवेश कराएंगे, वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। धीरे धीरे जब ये दोनों ही तरह से ट्रेड का प्रचार करेंगे, रिलीजन का प्रचार करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, पॉलिटिकली एक्टिव होना स्टार्ट करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी यही करती है कि पहले ट्रेडर बनेगी, फिर पॉलिटिकली एक्टिव करेगी, फिर रिलीजन का प्रचार करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, पुर्तगीज क्या करेंगे, ट्रेडर्स बनेंगे, तुरंत रिलीजन का प्रचार करेंगे, फिर उनको लगेगा हम पॉलिटिकल पावर बनते हैं, लात मार के भगा दिए जाएंगे। ठीक है, अंतर बस देखो ये था। तो ये रीजन हो गया भारत में प्रवेश करने का। ठीक है, अब यूरोपीय कंपनियों का जब लोग प्रवेश देखेंगे तो मैंने आपको बताया क्या, इसमें सभी यूरोपीय कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, विजेता बन जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता बन जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्योंकि जब थर्ड कर्नाटिक वार, हमको पता कि फ्रेंच कंपनी से 3 कर्नाटिक वार हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड कर्नाटक, थर्ड कर्नाटक, क्योंकि तीनों बैटल का फील्ड जो था वो कर्नाटक में था, इसके हम लोग कर्नाटिक वार के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंच कंपनी हो या ईस्ट इंडिया कंपनी हो, दोनों ने ही भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। कर्नाटिक वार में आपको ये समझ में आएगा। तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश जीत जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी सभी कंपनियों में पावरफुल कंपनी बन के भारत में प्रवेश करती है या भारत में स्टेबल हो जाती है। अब इसकी दिक्कत है कि हमको भारतीय रजवाड़ों से लड़ाई करना है, ठीक है, ताकि हम पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव करें। इसके 2 अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, प्लासी और बक्सर की लड़ाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी जीतेगी और आगे चल के बक्सर जीतेगी। कैसे प्लासी जीतती है, कैसे बक्सर जीतती है, प्लासी और बक्सर का क्या परिणाम होता है, इसको तो हम लोग समझेंगे आगे, जो लोग डिटेल क्लास करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर प्लासी एंड बक्सर एक पॉलिटिकल कंपनी के रूप में क्या होगी, खुद को स्टेबल करेगी, पॉलिटिकली खुद को स्ट्रांग कर लेगी। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे फरमान मिलते हैं, ठीक है, बहुत, जैसे इसमें फरुखशियर का जो फरमान था वो तो मतलब अपने आप में उसका कोई जवाब ही नहीं था। ठीक है, एक फोड़ा ठीक करने का परिणाम इतना भयानक मिल सकता है आपको भी। सोचो, राजा के पास अथाह संपत्ति, भाई पूरा भारत ही अपना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले जाओ 5 रुपए में, ये ले जाओ 25 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो फरुखशियर का फोड़ा एक ठीक होता, उसको कहा था कि नासूर बन गया था उसका फोड़ा। ठीक है, तो उसने भारत को एक ऐसा फोड़ा दे दिया जो जिसका इलाज 200 साल में हुआ। ठीक है, फरुखशियर का अपना फोड़ा के चक्कर में ये हाल किया था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके से हम लोग देखेंगे पावरफुल बन जाएगी। अब कोई कंपनी आ रही है, पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग कर रही है, तो भारत के लोगों पे शासन करेगी, तो इसकी अपनी कुछ क्या होंगी, कुछ नीतियां होंगी, कुछ पॉलिसीज होंगी। ठीक है, कुछ पॉलिसी होगी, इसकी नीतियां होंगी। अब इसकी नीतियां कैसी होंगी, इसका नीतियां, भाई हमारे पे शासन कर रहे हो तो इंडियंस जो भारतीय हैं, भारतीय लोगों के हित में होना चाहिए, लेकिन इनका झुकाव किधर होगा, इनका झुकाव होगा ब्रिटेन की तरफ। ओके, ब्रिटेन की तरफ इनका झुकाव होगा, यानी ब्रिटेन की परिस्थिति के अनुसार ये भारत में नीतियां बनाएंगे। अब जैसे ब्रिटेन में आईआर आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो ये आईआर के अनुसार, यानी ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसके अनुसार पॉलिसी बनाना स्टार्ट करेंगे। उनके आर्थिक हितों का, यानी इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आर्थिक हितों का ध्यान देंगे भारत में। अब आईआर हुआ तो इनको क्या चाहिए, भाई इनको रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब देखो यूके कितना है, यूके अकेले उसकी लैंड
पूरे विश्व की जरूरत नहीं पूरा कर सकती थी। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, हमको ना केवल यूरोप की जरूरत पूरा करनी है, हमको पूरे विश्व की जरूरत पूरा करनी है, हमको बड़ा व्यापारी बनना है फायदा के लिए, ठीक है। तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरा इनको मार्केट चाहिए। इसी के लिए क्या हुआ, उपनिवेशीकरण की शुरुआत होती है। भारत एक उपनिवेश बन गया, किसका, ब्रिटेन का। रॉ मटेरियल क्या होगा, अब जो भारत पहले उत्पादक था, ट्रेडर था, भाई हम निर्यातक थे, अब भारत आयातक बनेगा। भारत केवल एक मार्केट बन के रह जाएगा, भारत की पूरी बिजनेस में वो चौपट कर जाएगा। ऐसी नीतियां अपना जाएंगे, भारत के बुनकर तबाह हो जाएंगे, भारत के किसान तबाह हो जाएंगे, उनसे तमाम तरीके से के एग्रीमेंट करा जाएंगे, जो इनडायरेक्टली होता है कि भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और सबसे जो बुरी हालत होगी वो बुनकरों की, किसानों की, लेबर्स की, ट्राइबल्स की, इनकी बुरी स्थिति होगी। सबसे बुरी स्थिति जो होती है इनकी होती है, होती तो सबकी बुरी स्थिति है, लेकिन जो मेजर परेशान होंगे वो ये, कौन कौन, फार्मर परेशान होगा, आपके जो लेबर हैं लेबर परेशान होंगे, जो आपके ट्राइबल्स हैं ट्राइबल्स परेशान होंगे, ठीक है। तो कहने लगे कि इनडायरेक्टली, और यही क्या है, यही तो पूरी भारतीय समाज है, यही पूरी भारतीय समाज है। अच्छा इतने ही नहीं, इन्होंने रजवाड़ों को भी परेशान किया। इन्होंने जो हम लोग कह सकते हैं नवाब थे, जो रजवाड़े थे, इनको भी परेशान किया। ना केवल नवाब और रजवाड़ों को परेशान किया, जो इनके द्वारा जमींदार थे, ठीक है, ये जमींदारों को भी, जो इनके जो थोड़े से अच्छे जमींदार थे, जो भारतीयों की बात सुने, उनको भी परेशान किया। तो यानी इनकी नीतियों ने जन असंतोष को बढ़ावा दिया बजाय कि जन संतोष के। तो होगा क्या, अब जन असंतोष बढ़ रहा है। अब ध्यान देना मेरे भाई, जब जन असंतोष बढ़ेगा तो क्या होगा, जन असंतोष बढ़ेगा तो आपका होगा विरोध, ठीक है। और अंग्रेज क्या करेंगे, विरोध को दबाएंगे, दबाने के लिए वो अपने स्तर पे उतर जाएंगे, किसी को जिंदा जला देंगे, किसी को फांसी दे देंगे, किसी को जेल में भेज देंगे, किसी को रंगून निर्वासित कर देंगे, मतलब जो समझ में आएगा वो करेंगे। अच्छा इनको पता था कि हम पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं तो हमको आर्मी अपनी बहुत अच्छी करनी है। सारी आर्मी तो ला नहीं सकते हैं सभी लोगों को यूके से, तो भारतीयों को ही क्या कर रहे हैं, अपनी आर्मी में शामिल करेंगे, बड़ा पसपोत नहीं देंगे, लेकिन उनको नए हम लोग कहते हैं युद्ध कला में उनको निपुण बनाएंगे और भारत पे उनकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। जन असंतोष बढ़ेगा तो ट्राइबल्स मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, पीजेंट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसी बीच में इस जन असंतोष ने एक बहुत बड़े मूवमेंट को जन्म दिया, जिस मूवमेंट का नाम है 1857 1857 की क्रांति, जिसे कुछ भारतीय इतिहासकार भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, 1857 की क्रांति। ओके, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझो, हम लोग इसके पहले की हुई जो जन क्रांतियां हैं उसको भी देखेंगे, और 1857 के बाद भी खासतौर पे पीजेंट और लेबर क्रांतियां होती हैं उनको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और जो आपकी जनजातीय क्रांतियां उनको भी देखेंगे, मतलब कुछ अन्य क्रांतियां भी हमको देखनी है। 1857 का रिवॉल्ट के पीछे का समझ जाना कि कारण और परिणाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कारण तो पर्सनल इंटरेस्ट थे सबके, परिणाम एक जो भारतीयों के फेवर में होता है और एक जो अंग्रेजों के फेवर में होता है। तो इंडियंस के फेवर में, भारतीयों के फेवर में क्या इसका परिणाम होता है, तो उनको समझ में आता है कि भाई हमारे हारने के पीछे का रीजन था कि हमारे पास एक टर्म नहीं है। उस टर्म का नाम क्या है, नेशन, राष्ट्र नामक शब्द ही हमारे पास नहीं है, ठीक है। आप देखते ना, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट वर्ड समझ जाओ कि जैसे ही 1857 के बाद आना स्टार्ट होगा, नेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, लोगों को जोड़ेगा, एक धागे में पिरोएगा। अब धर्म से, जाति से कोई किसान नहीं रह जाएगा, कोई लेबर नहीं रह जाएगा, कोई जमींदार क्यों नहीं रह जाएगा, कोई ट्रेडर ट्राइबल्स क्यों नहीं रह जाएगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई शहरी नहीं रहेगा, कोई ग्रामीण नहीं रहेगा, सब एक नेशन में बंधेंगे। अब बात है कि नेशन में बांधने के लिए क्या हो, तो इस बीच में समझ में आता है कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूट के तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में गठन किया जाएगा। ये ईयरली बैठती थी, साल भर के हमारे क्या प्लान है वो बनाती थी और साल भर उसी प्लान के अनुसार काम होता था। तो यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होने के पीछे का रीजन था कि नेशन वर्ड आना चाहिए, हमारे राष्ट्र की मांग कोई उठाए। इसी बीच में इंग्लिश को क्या पता चला अपनी कमी, इंग्लिश को कमी पता चला कि इनका मानना था कि भारतीयों ने जो विरोध किया है उसके पीछे का रीजन है रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म। ये क्या कि भाई हमने कुछ सोशल रिफॉर्म किया, इसकी वजह से ये उद्वेलित हो गए, और रिलीजन इनका कारण है कि भाई कि ये रिलीजन की वजह से, क्योंकि हमने ईसाई धर्म का बहुत प्रसार करना स्टार्ट किया, इसकी वजह से भी ये क्या किए और विद्रोह कर दिए। इनका हमने इनके धर्म में हस्तक्षेप भी किया। जैसे हमारे यहाँ
समुद्र पारी जो यात्रा थी या सेवा थी वो बैन थी। हम मतलब हमारे यहाँ से सोसाइटी से लोग उसको निकाल देते थे, अशुद्ध मान लेते थे। इन्होंने बर्मा में युद्ध करने के लिए कंपलसरी कर दिया, जाओ भाई करना ही करना है, ठीक है, नहीं तो सजा देंगे। तो ये सब दिक्कतें आई थी। तो इन्होंने कहेंगे भाई पहली बात तो हम अब इनके रिलीजन में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है, सोशल रिफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो ये थियरी दे देते श्वेत, ठीक है, व्हाइट मैन बर्डन थियरी इनके द्वारा दिया जाता था, ठीक है। व्हाइट मैन बर्डन थियरी कहते थे कि भाई हम सफेद हैं, ये काले हैं, ये असभ्य हैं, ये बर्बर हैं, इनको सभ्य करना हमारा काम है, इनको सुधारना हमारा काम है, और हम इसके लिए इनके पास शासन करने आए कि जिस दिन इनको सुधार देंगे चले जाएंगे। ये नैतिक नहीं है, अनैतिक है। और एक बार लाठी पड़ी तो इनकी सारी नैतिकता सामने आ गई, करें हम सोशल रिफॉर्म ही नहीं करेंगे। समझो बात को। तो ये इनकी दूसरी इनकी जो कमी समझ में आई कि भाई हमको जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, आर्मी में यूरोपियंस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इन्हें तो दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम तो खड़ी हो जाएगी। ये दो चीजें अब ये इस हिसाब से सुधार करेंगे, भारतीय नेशन के हिसाब से सुधार करेंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, 1885 से कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है उसको लीड करना स्टार्ट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसके द्वारा 3 फेज आते हैं, इसके द्वारा 3 फेज आएंगे। जो 3 फेज इसके द्वारा आते हैं, बस इसको मिटाना पड़ेगा। मैं आप लिखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब शुरुआत होगी 1885 से, तो होगा क्या कि इसके द्वारा 3 फेज आएगा। एक फेज को, पहला जो फेज था जिसको हम लोग लिबरल फेज के नाम से जानते हैं, उदारवादी फेज के नाम से जानते हैं, तो वो होगा उदारवादी फेज, उदारवादी चरण, उदारवादी चरण, ठीक है। उदारवादी चरण कब से होगा, तो भाई कांग्रेस का गठन हो रहा है 1885 से, और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, यहां तक उदारवादी चरण चलता है, ठीक है। 1905 से जो चरण है, जब तक गांधी जी नहीं आएंगे, 1905 से गांधी जी के मूवमेंट का जब तक चरण नहीं आता है, हम लोग असहयोग से अगर काउंट करें तो 1990, ये चरण जो है ये उग्रवादी चरण है। यहां पे आपको एक्सट्रीमिस्ट चरण है, यहां पे आपको उग्रवादी घटनाएं यानी अंग्रेजों को ले जाकर ठोक देने वाली घटनाएं समझ में आएंगी, उग्रवादी चरण इसको हम लोग कहते हैं। तीसरा जो आपका चरण है ये एक पर्सनालिटी बेस्ड चरण है, उस पर्सनालिटी का नाम है 1919 से ये पर्सनालिटी अब, ठीक है, दिखाना शुरू करता कि हम कौन है, और 1947 में देश को आजाद करा देगा, ठीक है। इस पर्सनालिटी का नाम है गांधी जी। इसके लिए इस फेज को हम जानते हैं गांधीयन फेज, गांधीवादी चरण है, ठीक है। तो ये 3 चरण हम लोग देखेंगे। इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद से जो उदारवादी चरण है 1885, हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर 1857 आपका नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है। जब नेशन वाला वर्ड आएगा तब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा, ओके। और यहां से अकेले आपके 10 क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं नेशनल मूवमेंट से, ओके। आप समझो, जब हमारा उदारवादी चरण स्टार्ट होता है तो हमने क्या होता है कि भाई उदारवादी चरण में हम पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस यहीं पे पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे तो हम इकट्ठे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूरे अधिवेशन को कंप्लीट कर देंगे। अधिवेशन की क्या विशेषता थी एक साथ समझ लेंगे, एटलीस्ट फेज वाइज तो समझेंगे ही। 1885 से 1905 एक साथ समझ लेंगे, ठीक है। फिर 1905 से 19 एक साथ समझेंगे, ठीक है। वो हमारा काम है कैसे कैसे समझाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही देखेंगे, बिफोर आईएनसी भी कई सारे इंस्टीट्यूट बने थे इंडिया में और इसके बाहर भी, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर हम लोग कह सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन वहां भी बन के आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। 1905 का ये फेज मैंने क्यों बनाया है, तो वो पता है कि 1905 में एक घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 में स्टार्ट होता है। बंगाल के विभाजन की रीजन क्या था, तुमको पता कि बंगाल क्रांति की जननी थी, क्रांति की भूमि थी, और क्रांति की भूमि कोई बनने नहीं देगा, क्रांति तोड़ने का प्रयास करेगा। तो इंग्लिश पॉलिटिकली उसको तोड़ेंगे। हालांकि इंग्लिश कहेंगे कि हम तोड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से, भारतीयों को पता है तुम तोड़े हो रिलीजन कारण से, हमको कमजोर करने के लिए। वहीं पूर्वी बंगाल में तुम क्या कर रहे हो, तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी कर दे रहा हो। पश्चिमी बंगाल जिसको जो आज का बंगाल उसमें हिंदू मेजोरिटी थी। अब क्या होगा, यानी भाषाई और धार्मिक, भाषाई स्तर पर भी ये डिवीजन होता है, तो भाषाई और धार्मिक आधार पर तुम डिवीजन कर रहे हो। पूर्वी बंगाल में हिंदू परेशान होंगे, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम परेशान होंगे। इनका टारगेट यही था।
होता क्या है, दोनों जगह शांति रहेगी, मेल मिलाप नहीं रहेगा। तो इसके बाद से बंगाल विभाजन करेंगे तो बहुत सारे भारतीयों द्वारा इनिशिएटिव्स किए जाएंगे ताकि हमारे बीच में प्रेम रहे वगैरह वगैरह। इसके लिए वो सारी चीजें हम लोग जो क्लास पढ़ेंगे उस डिवीजन में पढ़ेंगे। 1905 की इस घटना ने भारतीयों को मन को एकदम झकझोर दिया। ये क्या करेंगे, इसके प्रयास में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। ठीक है, तो यहीं पे एक स्वदेशी मूवमेंट के साथ बहिष्कार मूवमेंट भी ऐड होगा। ठीक है, हम इनकी खासतौर पर गांधी जी इस मूवमेंट को बहुत तगड़ा चलाते हैं। ठीक है, होलियां जलाना कपड़ों की। एक मुद्दा आईएनसी में आता है कि हमको स्वदेशी मूवमेंट चूंकि बंगाल विभाजन की वजह से हुआ था, तो उदारवादियों का कहना था कि हमको क्या करना चाहिए, इसको केवल और केवल बंगाल में रहने देना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट का कहना था नहीं, ये केवल बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत का मुद्दा, हमको इसका प्रचार करना चाहिए। तो स्वदेशी मूवमेंट के एक्सपेंशन के मुद्दे पे क्या होगा कि भाई टकराव आ जाएगा और 1907 में जाते जाते कांग्रेस टूट जाएगी। अब देखो 1905 से ही एक्सट्रीमिस्ट स्टार्ट हो गया, दिल को तोड़ दिया, साथ में लीड करने वाली संस्थाएं टूट गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट गई, यानी लीडरशिप ही खत्म। लीडरशिप ही खत्म तो रिजल्ट क्या होगा, लाल बाल पाल भी ठीक है अब साइडलाइन। और ये भी अपना जो क्रिएटिव इनका वर्ड था कि हम प्रार्थना पत्र याचना इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए कुछ काम होना नहीं था। तो भाई जो लोग तुम्हारी वजह से स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, वो क्या करेंगे, वो तो लीडरशिप विहीन हो गए। अभी जिसको पाएंगे लगेगा ये बुरा के ठोक देंगे, ये उग्रवादी चरण है। ठीक है, इसके बाद से 1900 जो आपकी 19 का दौर है, इसको हम लोग देखेंगे। हालांकि 1905 में हम लोग देखेंगे इसी बीच में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, जो उन घटनाओं के अलावा जो इधर चीजें है, 1909 का जो एक्ट है उसको देखेंगे, फिर 1919 का जो एक्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, इस दो चीजों को देखेंगे, जो बाकी जो बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो तो देखेंगे। बीच में देखो गांधी जी की मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1919 का फेज बोलना है, तो गांधी जी आ चुके हैं कब, 1915 में। तो 1915 में गांधी जी आ चुके हैं, तो गांधी जी 1919 के बीच में क्या कर रहे थे, इस 4 सालों में, इस 4 सालों में, 4 ईयर में। तो गांधी जी इस 4 सालों में गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात मान रहे थे। किसकी, गोपाल कृष्ण गोखले जी की। गोपाल कृष्ण गोखले जी बोले थे कि गांधी जी आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप भारत के बड़े लीडर बन सकते हो, भारत को के मुक्तिदाता बन सकते हो। तो उन्होंने बताया कि आप क्या करो, पहले भारत को समझो। आप तो साउथ अफ्रीका को समझ के आए हो, लेकिन भारत की विशेषता अलग है, पहले भारत को समझो। अगर भारत को एक सुई में पिरोना है तो गांधी जी कहेंगे आप पूरे भारत की यात्रा करो, समझो गांव शहर अमीर गरीब सभी जाति सभी धर्म महिला पुरुष ट्राइबल सबको समझो, किसानों को समझो, लेबर्स को समझो। तो गांधी जी क्या करेंगे, पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और इस 4 सालों में वो कई सारे चुटपुट मूवमेंट भी चलाते हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रीय आंदोलन भी कह सकते हैं। और उन क्षेत्रीय आंदोलनों में सफलता पाएंगे। जब क्षेत्रीय आंदोलन में सफलता पाते गांधी जी की महिमा ऐसी बढ़ जाएगी, एकदम धुआंधार महिमा बढ़ेगी। होगा क्या कि भाई गांधी जी के दैवीय अवतार की चर्चा बढ़ेगी। गांव में क्या होता है, ठीक है, मुंह नोचो आइलबा, ठीक है, ऐसे अफवाह बहुत तेज फैलता है। मतलब अब देखो बच्चों को कोई उठा ले जा रहा है तो कोई हो जा, मतलब अफवाह चिंगारी की तरफ फैलती है ऐसे। ठीक है, अब होगा क्या, गांव गांव में जो बच्चे मिले नहीं कभी गांधी जी को देखे नहीं, वो इमेज करते हैं कि कोई तो आया है गांधी। हवा ऐसी फैल गई कि गांधी जी बाढ़ आए रहे तो नदी पार कर जाते हैं रात में, मतलब पता ही नहीं चलेगा, बोट की जरूरत नहीं है। अब दैवीय अवतार की जब चर्चा होती है तो होगा क्या, किसी को कोई दिक्कत पड़ेगी गांधी जी संभाल लेंगे, गांधी जी संभाल लेंगे। और हुआ क्या, ये नेशनल लीडर बन गए उन छोटी छोटी जो विजय थी उससे। क्योंकि बाघ के मुंह से कुछ भी निकालना बड़ी बात थी। इंग्लिश उस वक्त बाघ थे, जबड़े में हाथ डाल के चंपारण से रियायत दिलाए, अहमदाबाद में रियायत दिलाए, खेड़ा में दिलवाए, कुछ तो मिला। अब तक कोई देता नहीं था और मांगने पे काट लेता था। अब हम उसके मुंह के अंदर हाथ डाल रहे हैं गांधी जी और कुछ तो खींच के ला रहे। तो लाठी वाले की ताकत तो समझ में आएगी, और लाठी के दम पे इतना कर ले रहे हैं फिर तो मतलब और भी बड़ी बात है। गांधी जी मूवमेंट को लीड किए थे, तो गांधी जी को समझ में आ रहा था कि हमको मूवमेंट को लीड कैसे करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो ऑलरेडी लीड कर चुके थे। उनको पता था हमको हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन होना चाहिए। तो ये भारत में आते हैं तो एक क्या करेंगे, एक संस्था का निर्माण रखेंगे। अब बताओगे उस संस्था का नाम, ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की इनके द्वारा नींव रखी जाती है। साबरमती आश्रम, भाई लोग आए, भाई हमको कुछ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको
लोग आए, यहाँ बैठे, हमारी बातों को सुने, खाना पीने की पूरा व्यवस्था हो, तब तो कोई विरोध करेगा। अपने यहाँ से कितने दिन के मूवमेंट के लिए खाना लेके आएगा? तो यानी साबरमती आश्रम की नींव रखेंगे और धीरे धीरे मूवमेंट को चलाएंगे। रोको चलाओ रोको की नीति अपनाएंगे। बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से गांधी मूवमेंट में पढ़ेंगे, समझेंगे। अब ये छोटे छोटे जो विजय होते हैं ना, तो बड़े बड़े हिंसक लोगों को भी, या हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग थे, जो मतलब ठोकने में विश्वास रखते थे कि भाई इंग्लिश में ठोक दो, उनके दिलों पे भी गांधी जी राज करेंगे। तो गांधी जी कैसे ये कहेंगे कि भाई कि हम 1919 में क्या ना एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं, असहयोग आंदोलन, क्योंकि इसके पूरे बहुत बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना, रॉलेट एक्ट था जिसके विरोध में, ठीक है, होती है, ये इतनी मार्मिक घटना घट चुकी है। अच्छा, इतना ही नहीं, इस बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 चल रहा है। वर्ल्ड वार 1 में गांधी जी कहते हैं कि भाई भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, जो दिल जीतते हैं गांधी जी, ठीक है। गांधी जी तो हिटलर का दिल जीत लेते हैं, गांधी जी ऐसे थे। तो वर्ल्ड वार 1 चल रहा है, गांधी जी बोलेंगे भाई कि हमको भारतीयों को साथ देना चाहिए, भाई हमारे लोग हैं और इनका साथ तो जीत जाएंगे, हमको छोड़ उड़ देंगे ये लोग अपने देश चले जाएंगे, ठीक है, दुख में इनके साथ देना चाहिए। वर्ल्ड वार 1 में गांधी जी के कहने पे सब लोग साथ देते हैं, लेकिन ये दुख में जैसे इनके सुख के दिन आते हैं, गांधी जी को भूल जाते हैं। ये क्या करेंगे, बोलेंगे हम ना जाने वाले हैं, हम यहीं रहेंगे और जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। अब भाई दिक्कत की बात, इतना ही नहीं, मुस्लिम भी वर्ल्ड वार 1 में अंग्रेजों के साथ लड़े थे। अब होगा क्या, ऑटोमन साम्राज्य तोड़ देंगे, सेब्रेस की संधि। भारत में सबसे ज्यादा विरोध होता है, मुद्दा कहां का, ऑटोमन साम्राज्य। विरोध कहां पे, भारत में। कहीं विरोध नहीं हुआ था पूरे वर्ल्ड में, भारत में विरोध हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य बाद में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, लोग खुश थे वहां पे, और जैसे वहां पे डेमोक्रेसी आई, भारत में खिलाफत मूवमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो गांधी जी इसी के साथ एक असहयोग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दोनों को मिक्स करके। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनती है असहयोग आंदोलन, लेकिन एक घटना भी घटती है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता पे चोट भी पहुंचाती है। गांधी जी यहां पे फेल कर जाते हैं, यही इसकी कमी भी बोली जाती है। हम लोग में अगर असहयोग आंदोलन के नेगेटिव पॉइंट देखें तो ये थी। गांधी जी कहते भाई आप स्वतंत्रता ले लेंगे, इसके पहले ये ब्रेक नहीं करेंगे आंदोलन, लेकिन गांधी जी ब्रेक करते हैं। क्यों, चोरी चोरा जैसी घटना हो जाती है। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा बड़े मार्ग थे। अब चोरी चोरा हमारे गोरखपुर के बगल में, ठीक है, अब गोरखपुर वाले भाई हमारे बहुत क्रांतिकारी, ठीक है, एग्रेसिव सोच के होते हैं भाई, समझ जाओ। जब राष्ट्रहित का बात हो, देश हित की बात हो, मतलब एकदम फिर तो उनका मतलब अपना हित परे परे, ठीक है। अब आप चोरी चोरा की घटना ने गांधी जी का मन बदल दिया, बोले यार ये कौन सी बात है, काहे जिंदा जला दिए, भले से हमारे दुश्मन है, हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। क्योंकि गांधी जी को पता था अब होने वाला क्या है, अब अंग्रेज बहुत ही निर्दयी बन के दमन करेंगे, असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे। असहयोग आंदोलन वापस लेंगे तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, टैगोर जी नाराज हो जाएंगे, ठीक है, नेहरू जी नाराज हो जाएंगे, बड़े नेहरू जी नाराज हो जाएंगे, सियार दास नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हम तो कांग्रेस में रहेंगे नहीं, हम लोग मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे, और बहुत सारी चीजें होती है। गांधी जी को यहाँ पे बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है। गांधी बोलेंगे क्या काम करो, हम थोड़ा सा कांग्रेस से दूरी बनाते हैं, अपने क्रिएटिव वर्क में रखेंगे, तुमको जो मैसेज जैसे मैंने आए करो। अब भाई ये दौर खत्म होता है, 1919 का समय बीतता जा रहा है, लगभग 10 साल का दौर बीतेगा। अब गांधी जी बोलेंगे भाई मैं एक रुकने वाला नहीं हूं, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस बीच में इंग्लिश ने नमक पे कर लगा दिया है, ठीक है, मतलब बहुत 3-5 कर रहे हैं इस बीच में। 10 सालों में अंग्रेजों ने खूब तांडव मचाया। ये बोले भाई हम नमक, हम इसका एक सिंबल के तौर पे हम नमक कर तोड़ेंगे, नमक कर तोड़ेंगे। नमक कर तोड़ेंगे मतलब क्या है, हम बिना टैक्स दिए नमक बनाएंगे। अंग्रेज बोलेंगे क्या मूर्खता का काम कर रहे हो, नमक हर घर का मुद्दा था, वो समझ नहीं पाए। गांधी जी को पता है नमक हर घर का मुद्दा है, मैं नमक का विरोध करूंगा तो पूरा भारत मेरा साथ देगा। गांधी जी जाएंगे, बिना परमिशन के नमक तोड़ देंगे, हर जगह से सब लोग क्या करेंगे कि एक मुट्ठी नमक उठा के जाके बना लेंगे बिना पूछे। देखते देखते सिंबॉलिक मूवमेंट जो था इतने बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट होता है। गांधी जी उसकी एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, 11 सूत्री मांग निकलेंगे इरविन से, भाई ये चाहिए हमको। इरविन कहकर ना दे, वो लाठी में क्या कर ले, वो तो बोले अच्छा ना दे, वो ठीक है, तो लो मूवमेंट लो। ये लोग कहेंगे कि हमको गांधी और कांग्रेस का महत्व ही खत्म कर देना। इंग्लिश ये क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहला तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों में भीमराव अंबेडकर जी कह रहे थे। कांग्रेस या बड़े लीडर्स जाते ही नहीं है भारत के, भाई कांग्रेस मतलब उस वक्त की सारे बड़े लीडर्स उस समय, मूवमेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। अंग्रेजों का दिमाग ठनक जाएगा, अजीब भाई ये बुढ़वा में तो बड़ा दम है, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई जा ही नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं, मतलब रिजल्ट ही नहीं। तो इरविन के पास नहीं लगा, ये जो बूढ़ा है ना इसको समझाओ यार,
कैसे भी समझाओ। तो इरविन ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो मैसेज भेजो। तो गांधी जी के पास मैसेज आएगा कि भाई आपसे हम सामने सामने बात करेंगे। फर्स्ट टाइम था किसी इंडियन से वायसराय सामने सामने बैठ के बात करें, राउंड टेबल बैठ हैं आमने सामने, गांधी में चाय पानी होगा बकायदे। इसको हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी बोलेंगे कि देखो यार हमारी ये बातें मान लो। इन्होंने कहा नहीं भाई, कुछ कुछ बातें आपको मानेंगे, हम युद्ध जो हमारे आपकी ठीक है राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ देते हैं, लेकिन हम जो मारपीट किए उनसे नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हैं हम भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, भगत सिंह छुटना भी नहीं चाहते थे। तो यहीं पे क्या होता है कि कुछ कुछ रियायतों के साथ गांधी जी इरविन की बात मानेंगे, इरविन गांधी जी की मानेगा। जैसे इरविन कहता है कि गांधी जी ये मूवमेंट बंद करो, आप लोग यूके में जाओ चाय पानी पी के आओ, हमारे प्रधानमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। गांधी जी बोलेंगे ठीक है जाते हैं। गांधी जी जाएंगे भी, वहां जाएंगे तो समझ में आता है तो ये तो पूरी सोसाइटी हमारी तोड़ने वाले हैं, समझ में नहीं आता गांधी जी को। गांधी जी बोलेंगे हम यहाँ का शर्त ना मानेंगे। गांधी जी रिसिया के भाग आएंगे और यहाँ पे आएंगे, फिर से सभी लोग आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। यही बीच में बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे पूना पैक्ट की घटनाएं, ठीक है। ये सारी घटना हम लोग देखने को मिलते हैं। आपको देखने को मिलेगा क्या गजब की अंडरस्टैंडिंग गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में रहती है कि हिंदू सोसाइटी हो या पूरी इंडियन सोसाइटी हो, उसको कैसे बचा के रखना है। मतलब हम लोग आजकल डिस्प्यूट में छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं ना। अब देखो इतनी बड़ी टकराहट की बात थी, लेकिन मतलब ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी दोनों लोगों ने मिलकर इतनी बड़े मुद्दे को इतनी सहजता से खत्म किया ना कि पता भी नहीं चला। अच्छा, गांधी ये पूरा घटना होता है। इसके बीच में भाई वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होगा, फिर अंग्रेज गांधी जी के पास जाएंगे हंसते हंसते, गांधी जी हमको फिर से एक बार वर्ल्ड वार 1 वाला, आप इस बार जो कहोगे वो ना मन ते बात ना माने ले मार। वो कहेंगे एक काम कर भाई, वर्ल्ड वार 1 में तुमने कहा था कि हम जीतने के बाद हमको तुमको स्वतंत्र कर देंगे, बात मानेंगे तुम्हारा। एक बार पहले मान लो फिर जाओ, हम कह देते भारत से तुम्हारे साथ लड़ाई लड़े। अंग्रेज और चलाक कहेंगे नहीं, बिना पूछे भारत की प्रवेश करा देंगे वर्ल्ड वार 2 में। इधर कांग्रेस क्या करेगी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा लग जाएगी किस काम में कि भाई अब हमको तो देश को आजाद कराना है। यहां से स्टार्ट होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा। गांधी समझ जाते हैं अंग्रेज बहुत लतियाने वाले हैं और भारतीय भी इनको लतियाने वाले हैं। तो गांधी जी बोलेंगे हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, यानी हमको तो पकड़ के लोग डाल देंगे जेल में। बात यह है कि आपको क्या करना होगा, इस देश को आजाद कराने के लिए करो या मरो करना होगा, यानी कुछ करो या मरो। थोड़ी मोड़ी हिंसा चलेगी, मैं इस बार वापस नहीं लूंगा मूवमेंट। स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ऑपरेशन 0 आवर के तहत सारे बड़े लीडर्स को इंग्लिश ने गिरफ्तार कर लिया था। सारे इंडियंस ने अकेले लड़ाई लड़ दिया और अंग्रेजों को लग गया भागो यहां से। और वो तमाम तरीके फिर मिशन भेजना स्टार्ट करेंगे। वो विविल योजना भेजेंगे 45 में, 46 में कैबिनेट मिशन भेजेंगे, 47 में माउंटबेटन योजना भेजेंगे कि ठीक है अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो, हम उसमें साथ हैं, ये हैं वो हैं, तमाम तरह की चीजें। और फिर 1947 में क्या करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लेके आएंगे, उसकी शर्तों के अनुसार देश को आजादी दिलवा देंगे। इस बीच में हमको सुभाष चंद्र बोस की वो पूरी हिस्ट्री जरूर हमको पढ़नी होगी, क्योंकि मतलब वो पेपर में बहुत सारी चीजें छुटफुट जो घटना है, इसमें मेजर फैक्ट सुभाष चंद्र बोस का वो पूरा हिस्ट्री अपने आप में क्लास है वो, ठीक है। उन चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक। तो ये था आपका पूरा का पूरा वो हिस्ट्री जिसको हमको समझना था कि हम कैसे कंप्लीट करेंगे। इस पूरी बीच में आज की इंट्रो क्लास थी। कल से ये नोट्स आप देखो मैं प्रॉपर तैयार कर रहा हूँ। ये नोट्स भी आपको पूरा जहां मैपिंग की जरूरत है, जहां जिस चीज की जरूरत है, उसको एक पूरी फॉर्मेटिंग के साथ सब समझाते बुझाते आपकी अच्छा ये आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, ताकि जिसको जो नोट करना है वो कर ले। मैं बोलूंगा क्लास के साथ नोट करते चलोगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मेरे लिए समझाते मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, ये तो हमारी तरफ से बात हो गई। दूसरी बात भैया, यूपीपीसीएस 25 का एग्जाम आपका मई के राउंड पढ़ने वाला है, ठीक है। तो दिमाग में रखो कि कोई गलती नहीं करेंगे, मई में कोई चूक नहीं होने देंगे। कोशिश करो 2 घंटे थोड़ा सा अपने मेंस पे भी टाइम दो, डेली आंसर राइटिंग करते चलो। डेली आंसर राइटिंग बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, आप डेली आंसर राइटिंग जरूर करो। डेली आंसर राइटिंग करोगे, डेली बेस पे आपको अपनी कमियां पता रहेंगी। 50 टॉपिक हर महीने हम लोग तैयार करा देते हैं। आप सोचो कि 50 टॉपिक आप ईमानदारी से पूरे पेपर में सिलेबस को अगर डिवाइड करो तो आपको 300 की करीब में टॉपिक मिल देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। यानी 4-5 महीने में आप पूरी की पूरी मेंस की सिलेबस को ही कंप्लीट कर दोगे, लिख के 2-2 क्वेश्चन के दम पे, ठीक है। तो ये रहेगा, आप लोग डेली आंसर राइटिंग करो, अपने में सुधार करो। कमियों पे नियमित सुधार करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा होगा ना, तो जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो यूपीपीसीएस का, आरओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो,
डेली आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना हो तो वो इस पे संपर्क कर ले। बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।